हाय प्यारे मित्रों, मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आपका समय बहुत नज़दीक आ गया है। जितने भी प्रशिक्षु परीक्षा में बैठने वाले हैं उन सबके दिल धक धक कर रहे होंगे, हार्ट बीट आपकी बढ़ गई होगी। तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग को शांत रखना है, अपने दिमाग को शांत रखना है, धैर्य रखना है और जितना आपने पढ़ा है बस उसी को रिवाइज करते जाइए। उसी को रिवाइज करेंगे तो आपका जो ज्ञान है वह कंठस्थ हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब समय ना गवाते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो आइए आपके सामने हम गद्य, पद्य और जितना भी टॉपिक सीटेट में संस्कृत से पूछता है सारी टॉपिक लेकर आए हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन के साथ आए हैं आपके सामने। तो चलिए चर्चा करते हैं अपने प्रश्नों पर। तो देखिए, ये मैंने कहा था आपको, मैंने पहले ही बताया था कि जब भी आपके सामने यह गद्य या पद्य दिख जाए, अपठित अनुच्छेद आपके सामने दिख जाए, आप कुछ मत कीजिए, बस ध्यान से देख लीजिए। इनको एकदम ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखने के बाद इसमें कुछ तो समझ में आपको आएगा कि कौन से शब्द कहाँ स्थित हैं। बस इन्हीं को देखना है, आपको इसका अर्थ निकालना नहीं है। आप अर्थ निकालने में उलझेंगे तो उलझ कर ही रह जाएंगे, इसीलिए आप अर्थ मत निकालिए। आप सिर्फ इनको देख लीजिए कि कौन से शब्द किस दोहे या किस पंक्ति में, किस सूक्ति में लगा हुआ है। तो इस तरह से जब आप देख लेंगे पूरा बढ़िया से, एकदम सरसरी निगाह से या गहन अध्ययन के द्वारा आप इसे देख लेंगे, तो फिर उसके बाद आगे चलेंगे अपने प्रश्न पर। तो अब देखिए, उद्योगः केषां लक्षणम, उद्योगः केषां लक्षणम। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अगर आप चाहेंगे तो इसे यहीं पे हल कर लेंगे, नहीं तो आपको जाना पड़ेगा आपके अनुच्छेद में। अगर आप समझिए, उद्योग क्या शब्द दिया है, उद्योग दिया है। उद्योग केषां लक्षणम, उद्योग किसका लक्षण होता है? घोड़ों का लक्षण होता है? अश्वनाम नहीं। गजानाम, हाथियों का लक्षण उद्योग होता है। उद्योग कौन करता है? पुरुष करते हैं। तो इसमें स्त्रीणाम, स्त्रियों का भी होता है। लेकिन आपकी पंक्ति में पहले ही पंक्ति आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है उद्योगे नृपाणाम, या नृपाणाम है, ये माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए? नृपाणाम, ये होगा आपका। तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। राजा, राजा का उद्देश्य होता है, लक्षण होता है। तो आपका पहला उत्तर कौन सा सही हो गया? तो आपका उत्तर सही हो गया डी। डी में आप नृपणाम लिखेंगे, वही आपका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? तो आपः पदस्य पर्यायो भवति। आपः, अब ये देखिए, आपः बताइए, घटा, घटा मतलब क्या होता है? घड़ा होता है। तो क्या घड़ा इसका अर्थ होगा? पटः, सरः, तो क्या ये सब इसके अर्थ होंगे? तो ये इसके अर्थ नहीं होंगे, ये इसके अर्थ नहीं होंगे। तो बचा क्या? तो बचा है जलम, जलम ही इसका अर्थ हो जाएगा। आपः का अर्थ क्या हो जाएगा? जलम हो जाएगा। यहाँ इसके भाव को पकड़ेंगे तो यही इसका उत्तर निकल कर आएगा। चलिए अभी देखिए, हमने दो प्रश्न हल किया, दोनों पर आपको अनुच्छेद पर ले जाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। ऐसे हल कीजिए, ऐसे आप अनुच्छेद देखिए, ज़्यादातर आपको अनुच्छेद पर ना जाना पड़े। अनुच्छेद पर नहीं जाने का प्रयास यह है कि आपका समय बचेगा। आपका जब समय बचेगा तो आप आसानी से और प्रश्नों के लिए आपका समय क्या होगा? पर्याप्त बच जाएगा। तो चलिए इस पे चलते हैं। तृतीय श्लोके अग्नि इति पदस्य स्थाने का शब्दा प्रयुक्ता। अब बताइए, अग्नि शब्द यहाँ आपको सिर्फ फंसा के रखा है कि क्या आपको तृतीय श्लोक में जाना पड़ेगा। तृतीय श्लोक में अग्नि दिया होगा, लेकिन आप यहाँ पढ़ लीजिए, क्या काष्ठम लिखेगा? काष्ठम का मतलब लकड़ी का टुकड़ा होता है, तो ये अग्नि थोड़ी होगा।
शिरस्त्राणाम, शिरस्त्राणाम का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है गर्दन के ऊपर के भाग की रक्षा करना या सिर की रक्षा करने वाला वस्त्र। अब बताइए, तो क्या ये होगा अग्नि का मतलब? क्या वस्त्रम, वस्त्र कपड़ा होगा? क्या कपड़ा होगा अग्नि का पर्याय? नहीं, इसका होगा क्या? वहनी। क्या होता है? वहनी होता है। ये इस तरह से जो लिखा होता है यही इसका अर्थ बनेगा, यही इसका पदस्य होगा। तो अब बताइए, 3 प्रश्न किया गया, तीनों में हम अनुच्छेद पर नहीं गए, यहीं पर हमारे प्रश्न के उत्तर निकल गए। अगर इस तरह से आप करेंगे तो आपके उत्तर भी निकल आएंगे, लेकिन इस तरह से करने के लिए आपको अगर हमारे साथ प्रयास किए होंगे तो आराम से कर सकते हैं। भोजनांते, भोजन के अंत में किम विस्प्रदम, भोजन के अंत में क्या विस्प्रद होता है? भोजन के अंत में, भोजन के अंत यानी कि भोजन के तुरंत बाद या भोजन के तुरंत बाद विषप्रद होता है, विष के समान होता है, विष के समान होता है। चाहेंगे तो आपको यहीं से ही उत्तर मिल जाएगा। क्या विष के समान होता है? वारि, फलम, पय, मिष्ठांतरम, क्या आपका होता है जो भोजन के अंत में? चलिए अच्छा, आपको लेके चलते हैं। यहाँ पे हम उत्तर आपको जल लिख दे रहे हैं। भोजन के तुरंत बाद जल नहीं पीना चाहिए। अब आपको अगर दिमाग में आया होगा, वारि का मतलब क्या होता है? वारि का मतलब जल होता है। इतना आप समझ जाएंगे, अगर समझदार होंगे तो आपका ए ऑप्शन सही होगा। लेकिन किसी भी ऑप्शन पर अगर हम आपके अनुच्छेद पर नहीं गए तो आपको ये लगेगा कि हम पढ़कर आए हैं और सीधा सीधा उत्तर बताते चले चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है मेरे मित्र, आप ध्यान से देखेंगे तो आपका उत्तर तो आराम से चला आ जा रहा है। ये तो आपका सामान्य ज्ञान जी के होना चाहिए आपका, कि भोजन के तुरंत बाद जल नहीं पीना चाहिए। तो चलिए चलते हैं, आपके अनुच्छेद पर भी दिखा देते हैं आपको। आइए, भोजनांते, भोजन के अंत में, नीचे से ही देखते चलिए। संगदोषेण साधु, संगदोषेण साधु विस्प्रद प्रीति लक्षणम षड्विधम। तो यहाँ पे चलेंगे, हाँ ये देखिए, भोजनांते वारि, भोजनांते विस्प्रदम, एकदम हूबहू लाइन आपको मिल जाएगी अगर आप ढूंढने का प्रयास करेंगे तो। अगर आप 1 नंबर पाना चाहेंगे तो आपका उत्तर आपके सामने होगा और बहुत ही जल्दी होगा, स्मार्ट स्टडी से होगा। तो चलिए ये देखिए, आपका उत्तर कौन हो गया? वारि हो गया कि नहीं हो गया? आपको हमने दिखा भी दिया, आपको हमने पहले भी हल करा के बता दिया कि आपको अनुच्छेद पर जाने की जरूरत नहीं है। अभी अभी देखिए हमने इस प्रश्न को पढ़ा, प्रीते लक्षणम कतिविधम, प्रीत के लक्षण कितने होते हैं? कितने लक्षण होते हैं प्रीत के? तो प्रीत के कितने लक्षण होते हैं? तो ये षड मतलब 6 विधेय, 6 विधेया, विधम या विधे, चलिए विधेया ही लिख दीजिए, 6 षड विधम, कितने विधि के? तो ये आपका उत्तर यहाँ पे दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी अभी मैंने 3-4 लाइनें पढ़ी हैं, नीचे से 4 लाइनें पढ़ी थी, उसमें एक जगह पे लिखा हुआ था प्रीते लक्षणम कितने? षड्विधम। तो ये देखिए, चलिए चलते हैं आपके प्रीते लक्षणम देखने, क्योंकि यहीं सबसे लास्ट में ही दिखा था अभी कहीं प्रीते लक्षण। हाँ ये देखिए, आपका उत्तर आपके सामने होगा यदि आप ध्यान से पढ़े होंगे तो, ध्यान से आप देखे होंगे तो आपका उत्तर आपके सामने मिल जाएगा। षड्विधम प्रीति लक्षणम, षड्विधम प्रीति लक्षणम, कतिविधम पूछा था प्रीति लक्षणम, तो प्रीति लक्षणम षड्विधम मतलब 6 विधि के, 6 प्रकार के होते हैं, 6 विधियां होती हैं। तो चलिए चलते हैं आगे अपने प्रश्न पर। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा इसमें दोस्तों? हमारा उत्तर षड्विधम, ये देखिए ये हो गया उत्तर। कितनी आसानी से दोस्तों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यही हाल हो गया है। संग दोषेण विकारा कुत्र ना भवति। अब बताइए, संग दोषेण विकारा कुत्र ना भवति, इसमें सबसे पहले आप देखिए, मैंने आपको अभी अभी दिखाया, अभी अभी लास्ट में पढ़ा, लास्ट में ही इसका भी उत्तर दिखा था। ये देखिए, संग दोषेण अभी लास्ट में मैंने पढ़ लिया था। संग दोषेण साधवा, नयो आगे ही दिया है, विकृति यहाँ ही दिया है, गच्छन्ति। संग दोषेण विकृति ना गच्छन्ति, किसमें? साधवा में। तो अब देखिए, साधवा मतलब साधु से जुड़ा हुआ शब्द कहाँ है इसमें?
आपके विकल्प में, तो ये देखकर आप अपना उत्तर लगा सकते हैं। तो देखिए आपका उत्तर आपके सामने, पुष्पेषु नहीं, फलेषु नहीं, पुत्रेषु नहीं, क्या है, साधुषु। ये देखिए उत्तर आपका कितनी आसानी से मिलता है, यह मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपका हिंदी में और संस्कृत में 15-15 यानी कि 30 नंबर का आपका तो सिर्फ यहीं से आएगा, आपके गद्य और पद्य से आएगा और आसानी से आप कर ले जाएंगे। 15-15 30 नंबर करने का मतलब 10 मिनट में आप आसानी से इनको कर सकते हैं। अगर आपने प्रयास किया है, हमारे साथ रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं पहले दिन से, तो आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमने बीच में भी प्रयास करवाया है। यह हमारा अंतिम प्रहार है आपके लिए, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, गजा कीदृशा आसीत्। गजा कीदृशा आसीत्, तो गजा के लिए कौन सी बात कही गई है, आप ध्यान से देखिए। तो चलिए, गजा कीदृशा आसीत्, तो गजा कैसा है, हाथी कैसा है, आइए देखते हैं कि हाथी यानी कि सबसे पहले आप गजा ढूंढेंगे। किस में गजा लिखा हुआ है, इसमें तो गजा नहीं है, इसमें भी गजा है नहीं, भोजन में यहाँ भी गजा नहीं है, तो आप देखेंगे गजा कहाँ है। तो गजा है, देखिए ये देखिए गजा की बात आई है। तो गजा नाम लक्षणम मदा या प्रमत्तः, मदा या प्रमद्दः दोनों एक ही होता है। हाँ सही है। तो यहाँ से आप चलेंगे, अब आपको विकल्प पर चलें तो आपका विकल्प मिल जाएगा। और ये प्रश्न, फ़ोन लगाना गलत बात है क्लास के समय। चलिए, तो यहाँ पे था गजा कीदृशा आसीत्, गजा प्रमत्तः आसीत्। ये तो मदमस्त होते हैं, मस्त होते हैं, तो प्रमद्दा ही होगा। लेकिन ये तो आपका दूसरा वाला अनुच्छेद होना चाहिए ना, अनुच्छेद दूसरा होना चाहिए आपका। गजेन कानि विसरणानि पदस्य, तो आपका अनुच्छेद कहाँ गया दूसरा वाला। ये देखिए आपका दूसरा अनुच्छेद आपके सामने है। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए क्या है, आपका उत्तर यहाँ पे है प्रमत्तः गजा। गजा कैसा था, प्रमत्त था। तो वहाँ पे आपको मैंने पहले उत्तर लगा दिया, और उसमें भी दिया हुआ है दोनों के दोनों, एक तो गद्य लिया एक पद्य लिया, दोनों में गजा से संबंधित हैं। तो दोनों में गजा से संबंधित है। तो चलिए अपने उत्तर पर चलते हैं, प्रश्न देखते हैं। वृक्षे का प्रविशत, वृक्षे का प्रवसित का प्रतिवसति, वृक्ष पर कौन रहता था, तो वृक्ष पर कौन रहती है, कोकिला, हंसी, एका। एका तो हटा दीजिए, एका से कोई मतलब नहीं है, ये तीनों में से कोई एक होना चाहिए। चलिए, हमने अनुच्छेद अभी देखा नहीं, अनुच्छेद में देख लेते हैं कि क्या है अनुच्छेद में। आइए, पूरा एक अस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रवेशन। एका चटका कौन है, चटका। चटका मतलब पक्षी। अब यहाँ से थोड़ा सा आप ध्यान से एक बार देख लेंगे तो कुछ बातें, प्रमत्त गजा हो गया है। तो यहाँ पे सुंडेन, आत्रोटयति, नीड है, अंडानि विसरणानि। आप ध्यान से एक बार इसको देखेंगे तो आपको आसानी से अनुच्छेद करने में, अनुच्छेद के प्रश्न करने में बहुत ही आसानी से क्या हो जी, सहजता से आप कर सकते हैं प्रश्नों को। तो देखिए यहाँ पे मेघनाद नाम आया है, किसका है, मंडूका है। तो चलिए अब चलते हैं अपने प्रश्न पर। तो प्रश्न कहाँ है हमारे, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। वृक्षा, हाँ ये हमारा पहला पूछा था ना, वृक्ष पर कौन है, चटका। ये देखिए आसानी से हो गया, एक तो हो गया। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या है, गजा शाखाम किंडेन त्रोटयत। अब गजा है, हाथी है, तो उसकी शाखा को किससे तोड़ेगा, शाखा को किससे तोड़ेगा, हाथी तो सीधे सीधे सूंड से ही तोड़ेगा ना, सुंडेन। ये देखिए आपके उसमें अनुच्छेद में भी है, आप अनुच्छेद देख लीजिएगा। आपको अगर ना समझ में आया हो तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर आप अपनी समझ से लगाएंगे तो आपका आधा प्रश्न वैसे ही सही हो जाएगा। अभी हमने लास्ट लाइन में पढ़ा था ना, मेघनाद का अस्ति। मेघनाद कौन था, तो मेघनाद खगा नहीं, मित्रम नहीं, प्रमत्ता तो गजा था, मंडूका मंडूक था। अभी हमने लास्ट लाइन पढ़ी है। अगर आप ऐसे ही पढ़ के अपना आंसर करेंगे तो बड़ी आसानी से कर ले जाएंगे। दोस्तों बहुत ज़्यादा समय आपके लिए बचा नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी प्रश्न को करके आगे निकलते हैं। चलिए अभी आपके लिए प्रश्न रखा है हमने, तो ये देखिए, चटकाया यानी कि पक्षी से, किम भूमि अपतत, पक्षी से क्या गिरा था जमीन पर, तो क्या गिरेगा जमीन पर, नीडम। नीडम मतलब क्या होता है, नीड का निर्माण। फिर आप समझेंगे वहाँ से तो आपको समझ में आ जाएगा, नीडम यानी कि क्या, तिनका। चलिए आगे चलते हैं।
वस्त्रम गिरेगा नहीं, हिरण्यम गिरेगा नहीं, अत्रम गिरेगा नहीं। ये देखिए नीडम एक ही बच ही रहा है। इतना आसान सा। चलिए आपको प्रत्यय से प्रश्न है। प्रत्यय से प्रश्न मैंने आपको बताया था कि अक्तवा जहाँ भी मिले तो आपको क्या शेष मिलना चाहिए, ये दोनों शेष आपको दिख जाए पीछे, शब्द के पीछे यदि यह दिख गए कहीं पर तो आप इसको लगा के निकल लीजिए। ये देखिए इन तीनों में तुमुन प्रत्यय है, तुमुन में क्या शेष बचता है, तुमुन में शेष लास्ट में क्या बचता है, तुम शेष बचेगा या फिर तुम शेष बचेगा, तुम या तुम शेष बचेगा। ये है आपका प्रत्यय। तो प्रत्यय में आपका सही कौन होगा, ये देखिए सही हो गया। 2 प्रत्यय मैंने आपको यहीं पर बता दिया। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप आराम से प्रश्न कर ले जाएंगे। ये देखिए आपका यहाँ पे आपको पूछा गया है कि इसमें से इसका संधि विच्छेद क्या होगा। संधि विच्छेद पूछने का मतलब है कि अब आप ये शब्द देखिए, कौन सा शब्द है, कस्मिन चित अश्चित। तो अब बताइए कस्मिनश्चित, ये तो शब्द ही बन रहा है कस्मिनश्चित, और फिर उसके बाद क्या है, अरण्य है। क्या है, अरण्य। अरण्य का मतलब क्या होता है, अरण्य का मतलब होता है जंगल। चलिए ये मिटा देते हैं, क्या होता है, अरण्य, ये होना चाहिए इसका। तो ये देखिए कहाँ मिल रहा है, क्योंकि ये या ये देखिए ये क्या है, ये किसी वर्णमाला में यह क्या है, यह वर्ग का प्रथम अक्षर है। वर्ग का क्या है, प्रथम अक्षर है। उसके बाद क्या आए, अकारांत आ जाए तो ये जो प्रथम अक्षर है ये परिवर्तित हो जाता है अपने किसमें, तृतीय अक्षर में। तो ता था द, ये देखिए तीसरे में हो जा रहा है। तो वही यहाँ पे दिखाया गया है कि यहाँ देखिए तीसरा हो गया है। तो इसमें से आपका उत्तर कौन सा होगा, कस्मिंचित अरण्य, कस्मिंचित अरण्य। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके, अच्छा ये नहीं है, यहाँ पे बिंदी नहीं लगी हुई, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही माइन्यूट सा अंतर, बहुत बारीक सा अंतर दिया गया है। देखिए यहाँ पे बिंदी नहीं है, यहाँ पे बिंदी है। तो आप बिंदी को देख कर कन्फ्यूज मत होइएगा। जो स्त्रियां माथे पे बिंदी लगाकर आपको आकर्षित करती हैं उन पर आप केंद्रित मत होइएगा। आपको अपना प्रश्न करना है, आप अपने पेपर को हल कीजिएगा। अगर उसमें आप भटके तो आप लटके, भटके तो लटके, समझ लीजिएगा। भटकाइएगा मन को मत, ADHD का रोग से ग्रसित मत होइएगा, अपने मन को एकाग्रचित रखिएगा। तो चलिए ये देखिए कौन सा उत्तर सही होगा, हमारा B उत्तर सही हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, अधोलिखितेषु पदेषु तुमुन प्रत्यांत। अभी मैंने बताया तुमुन क्या होता है। ये देखिए सब में त्वा लगा हुआ है, सब में क्या लगा हुआ है, त्वा। त्वा मतलब अक्त्वा प्रत्यय, त्वा मतलब अक्त्वा प्रत्यय। तुमुन, तुमुन का मतलब भक्तुम। ये देखिए हो गया, खत्म हो गया। देखिए आगे बढ़िए, अधोलिखितेषु पदेषु अक्त्वा प्रत्ययांत। अब ये देखिए, ये मैंने आपको कल ही पढ़ाया है। अभी जो व्याकरण वाला मैंने चैप्टर पढ़ाया कि अक्त्वा में क्या शेष होता है, त्वा शेष होता है, कितनी बार बताएंगे। चलिए ये देखिए आदाय, आदाय में आपको आंग दिख रहा है, मतलब ये प्रत्यय है, ये उपसर्ग है, दा धातु है, प्लस दा धातु के बाद ल्यप, ल्यप है। क्यों है, क्योंकि ये देखिए उपसर्ग है और ये धातु है। उपसर्ग और धातु के बाद यदि या बचा हुआ है इसका मतलब है कि ल्यप प्रत्यय होगा। तो ये तो ल्यप हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें तुम है यानी कि तुमुन प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय हो गया। अनुशासनम, शासनम, अनुशासनम, अनम, अनम, अनम का मतलब कहाँ क्या होता है, अनम का मतलब ल्युट प्रत्यय होता है। यदि अनम आपको दिख रहा है तो ल्युट प्रत्यय है। तो इसका मतलब है कि चला जाए आगे। आपको समझ में आ गया कौन सा उत्तर होगा, तो दत्वा उत्तर हो जाएगा इसका। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो देखिए को रुकः इति पदस्य इति अत्र संधि विच्छेदः अस्ति। तो क्या होगा इसका अर्थ इसमें से, तो इसमें देखेंगे तो क्या हो जाएगा, अब बताइए। इसमें हो जाएगा आपका ये विसर्ग संधि से जुड़ा हुआ है आपका। तो विसर्ग संधि से जब जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बाकी कोई और उत्तर दिखाई ही नहीं दे रहा है, आपका इसमें डी उत्तर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क में विसर्ग, वी से उत्व संधि, उत्व से ऊ हो जाएगा, ऊ से फिर आ जुड़ेगा, आ जुड़ेगा तो ये ओ बन जाएगा। जब ये ओ बन जाएगा
ये का से इसके आगे आएगा, ये का से आ निकालेगा, का से आ निकला है, ऊ निकला है, फिर आ है, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ओ बन जाएंगे। यहाँ पे नियम आपको आसानी से समझा दें। चलिए एक प्रश्न पर आसानी से आपको समझा दे रहे हैं, क्योंकि ये संधि हमने आपको पढ़ाई नहीं है। जब ये आपको हमने पढ़ाया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यह बताया हुआ है कि कैसे होगा। तो देखिए ये हो गया आपका कह, ये हो गया आरुकह। अब ये देखिए, ये जब हो गया आपका आरुकह तो का से निकलेगा आ के बाद आएगा ऊ। ये जो विसर्ग है, विसर्ग से विसर्ग का उत्तो संधि जब होता है, आ के बाद ये मिल गया, ये देखिए विसर्ग के बाद आ मिल रहा है, तो ये विसर्ग ऊ का रूप लेता है उत्तो संधि से लिया, यहाँ पर आ है। अब देखिए आ प्लस ऊ बराबर क्या होता है, तो आ प्लस ऊ बराबर ओ होता है, और ये जो ओ है वो किस में जुड़ जाएगा, तो आपके क में जुड़ जाएगा, तो ये बना लेगा को। और इसके बाद जब आप आएंगे पर रूपम नहीं पूर्व रूपम में जब आते हैं तो ये आ मिलेगा, इसके साथ आएगा, तो ये हो जाएगा रुका, को रुका। अब आपका उत्तर हो गया सही कौन सा, क रुका। आपको मैंने पूरा नियम बता दिया है। इसमें दो संधियों नहीं, इसमें अगर आप देखेंगे तो विसर्ग संधि, व्यंजन संधि और आपके साथ दीर्घ स्वर संधि, तीनों संधियों का योग किया गया है। इसमें तीनों संधियों का, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, तीनों संधियों का योग इसमें किया गया है, तब जाके ये शब्द बना है कोरुका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। ये देखिए, विद्यार्थी नाम श्रवण कौशलस्य आकलनम कर्तुम शक्यते। विद्यार्थियों की श्रवण कौशल का आकलन किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, तो प्रतिदिनम पुनः पुनः अभ्यास करके, नहीं तो अधिक मौन वाचन करेंगे तो बच्चे का श्रवण कौशल का विकास कैसे होगा, श्रवण कौशल का बाहर ले जा करके, बाहर भ्रमण करा करके, बाहर भ्रमण करने से केवल श्रवण कौशल का विकास नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, पहले आप कहानी कहिए। ये देखिए, पहले आप कहानी कहिए, पहले क्या करेंगे आप, कहानी कहेंगे, फिर उसके बाद उस पर बोधपरक प्रश्न करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि बच्चे ने आपकी कहानी को कितने अच्छे से सुना है, कितनी रुचि लिया है क्लास में उसने, तो इससे आपके श्रवण कौशल का विकास होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। इससे आपको समझ में आ गया होगा कौशल कितने होते हैं। तो कौशल, भाषा कौशल आपके 4 होते हैं। कौन कौन से, एक होता है श्रवणम, एक कौन होता है श्रवणम, दूसरा होता है श्रवणम पठनम, LS, श्रवण के बाद क्या आ जाएगा, पठनम, माफ़ कीजिएगा, कहाँ पठनम लिख रहे हैं हम, कहाँ गया, मिटाने के लिए। ये श्रवणम के बाद आपका होगा भाषणम, स्पीच, भाषणम के बाद आएगा पठनम, क्या आएगा, पठनम के बाद लेखनम। ये आपका, अगर आपने हमारी क्लास ली होगी तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये है शु, ये है बो, ये है प, ये है ली, तो ये हो गया सुबो पल। यही आपका क्रम है श्रवण कौशल का। और इसमें से आपके ये देखिए, ये दोनों ग्रहणात्मक कौशल हैं। ग्रहणात्मक का मतलब हम इनके द्वारा किसी के भावों को ग्रहण कर सकते हैं, तो इन्हीं को हम अवबोधात्मक कौशल कहते हैं, अवबोधनात्मक या अवबोधात्मक कौशल कहते हैं, इन्हीं को हम लोग कहते हैं। ठीक है, ग्रहणात्मक या अवबोधनात्मक, या इसी को अधिग्रहणात्मक कौशल, अधिग्रहणात्मक कौशल, इसी को अर्जनात्मक कौशल भी कहते हैं। जितने नाम आप सीखना चाहें सीख लीजिए, लेकिन आपको काम तभी आएगा जब आप ध्यान से पढ़ेंगे, जब आपको याद होगा। ये कौन कौन से, सुन करके हम किसी की बातों के, किसी के भावों का, किसी के विचारों को ग्रहण कर सकते हैं, या फिर पढ़ करके हम किसी के भावों और किसी के विचारों को ग्रहण कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ जाना चाहिए, ये और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आपके ग्रहण कौशल हैं, ग्रहणात्मक कौशल हैं। और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों अव्यक्तात्मक, मतलब अपने
जो कौशल हैं, उन अपने जो भाव हैं, अपने जो विचार हैं, उनको हम व्यक्त कैसे कर सकते हैं? तो अव्यक्तात्मक कौशल, व्यक्तात्मक कौशल, व्यक्तात्मक कौशल। तो इसी को हम लोग अव्यक्तात्मक कौशल कहते हैं या अभिव्यक्तात्मक कौशल कहते हैं। क्या? अभिव्यक्तात्मक। यदि आपने क्लास देखी हुई है तात्मक, यदि आपने क्लास देखी हुई है तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हमने प्रीवियस क्लासेस में इसको बता रखा है, बहुत अच्छे से समझा रखा है, बहुत आराम से, एकदम आसानी से समझाया हुआ है, सरल शब्दों में समझाया हुआ है। यदि आप हमारी क्लासेस को नहीं देखे हैं तो फास्ट फॉरवर्ड करके उसे जल्दी जल्दी देख लीजिए, लेकिन देख लीजिए। तो इसमें कौन सा उत्तर होगा? तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा बी वाला। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? मातृभाषा या संसाधन प्रयोग, मातृभाषा को संसाधन के रूप में प्रयोग करने की दृष्टि से कौन सा सबसे उचित होगा? कौन सा सबसे उचित होगा? कौन सा विकल्प? ऐसा बाला अधिकरण चिंतन संप्रेषण सहायम करोति, सहायता करता है तेषाम अर्थबोध प्रक्रियाम मातृभाषा गुणात्मक भूमिका निर्वहन करता है। शिक्षण विधि नाम विस्तारार्थम मातृभाषा सहायम करोति, द्वितीय भाषा उपेक्षा कर तुम। यहाँ देखिए, यहाँ आप जब देख रहे हैं सारे के सारे ऑप्शन तो आपको सही लग रहे होंगे। चिंतन संप्रेषण में सहायन करता है, सही है, लेकिन सबसे उचित वहाँ उसने पूछा है उक्ति समीचीन। अर्थबोध प्रक्रिया में मातृभाषा गुणात्मक निर्वहन करती है, गुणात्मक निर्वहन अर्थबोध में कहाँ करेगी? शिक्षण विधि विस्तार भवती सहायम करोति, शिक्षण विधि के विस्तार में करती है, नहीं। आपका द्वितीय भाषा उपेक्षा है कर तुम, द्वितीय भाषा की उपेक्षा करता है, दूसरी भाषा की उपेक्षा करके आप उसको मातृभाषा में सिखाने का प्रयास करेंगे। यही आपका यहाँ पे मूल उद्देश्य है। ठीक है, चलिए ये आपका उत्तर हो गया। तो मातृभाषा, अब देखिए हाँ, तो यहाँ नहीं आपको आगे बताएंगे, आगे आप हमने प्रश्न लिया हुआ है उसमें आपको हम बताएंगे कैसे यहाँ क्या है। चलिए देखते हैं पत्राधानम। पत्राधानम क्या होता है? पत्राधानम से आप देखेंगे तो इसमें देखिए स्वतः आकलन से अपना आकलन होता है, शिक्षका आकलन से शिक्षक का आकलन होता है, उभयता स्वतः। देखिए उभयता, जहाँ पे उभयता की बात आ जाए, अब जब आप पोर्टफोलियो लिखते क्यों हैं? आप पत्र व्यवहार लिखते क्यों हैं? इसमें आप नोट डायरी क्यों बनाते हैं? डायरी आप इसलिए बनाते हैं ताकि बच्चे के पूर्व ज्ञान, बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है, बच्चा क्या कर रहा है, उसमें क्या कमियां थी, उसमें जब सुधार करेंगे, उसमें जब तुलना करेंगे, तुलना करके आप बच्चे को पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद अपनी तुलना करेंगे कि हमने कितना बच्चे को सिखाया। यानी कि दोनों में बच्चे की पूर्ण जानकारी, संपूर्ण जानकारी आप बच्चे की पत्र में लिखते हैं। उसके बाद अपना भी उसी के साथ आकलन करते हैं कि हमने बच्चे को क्या सिखाया, बच्चा पूर्व में कितना सीखा था, हमने कितना सिखाया, उसमें कमियां क्या थी, उनका उपचार करना, कैसे उपचार करना है। तो इन सब का आकलन कौन करता है? इन सब का आकलन करना यानी कि शिक्षक अपना भी आकलन करता है और शिक्षार्थी यानी कि विद्यार्थी का भी आकलन करता है। दोनों का आकलन इसमें होता है, दोनों का आकलन इसमें होता है। किसमें? पोर्टफोलियो विधि। ठीक है, चलिए आकलन की बात आए, सबसे अच्छा कौन होता है बच्चे के आकलन की बात? तो पोर्टफोलियो विधि। चलिए संभाषण कौशल से गतिविधि आकलन समय धो लिखतेषु न आवश्यकम, कौन आवश्यक नहीं है? कौन आवश्यक नहीं है? संदर्भा नाम, आगता नाम, शब्दा नाम, उचित रूपाणयम प्रयोग। संदर्भ में आने वाले शब्दों का उचित रूप से प्रयोग करना, संदर्भ में आने वाले शब्दों का उचित रूप से प्रयोग करना, यही आपका उत्तर बन जाएगा, यही आपका उत्तर बन जाएगा। आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, क्योंकि ये सारे प्रश्न हमने करा चुके हैं आपको, ये तो बस रिवीजन क्लास के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं। विद्यालयी भाषा शिक्षा नीति ज्ञायते, विद्यालयी भाषा शिक्षा नीति ज्ञायते यानी कि जानी जाती है त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से, त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से जानी जाती है। और ये त्रिभाषा सूत्र लाया कौन सा आयोग था? तो ये कोठारी आयोग के माध्यम से आया था, कोठारी आयोग के माध्यम से आया था या प्रस्तुत किया गया था। इसमें कितनी भाषाएं थीं? तो पहली भाषा इसमें कौन सी थी?
तो पहली भाषा इसमें थी आपकी मातृभाषा। पहली भाषा कौन सी थी? तो पहली भाषा आपकी थी इसमें मातृभाषा में बच्चे को सिखाया जाए, सबसे पहले बच्चे को मातृभाषा में सिखाया जाए। उसके बाद किसमें? प्रांतीय भाषा या प्रादेशिक भाषा में, प्रादेशिक भाषा में, मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा, प्रांतीय या प्रादेशिक भाषा इसी को कहते हैं प्रादेशिक भाषा। फिर उसके बाद आपका आता है आंग्ल भाषा। आंग्ल भाषा का मतलब, आंग्ल भाषा का क्या मतलब हुआ? तो आप यहाँ अंग्रेजी लिख सकते हैं, सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं? अंग्रेजी। तो इस तरह से 3 भाषाओं का ज्ञान करना ही त्रिभाषा सूत्र कहलाता है। किसके माध्यम से आया था? तो यह आया था कोठारी आयोग के माध्यम से। और ये जो आपका है मातृभाषा, मातृभाषा ही इसमें क्या है? सबसे उत्तम भाषा, उत्तम भाषा शिक्षण के लिए सबसे उत्तम भाषा है। भाषा शिक्षण के लिए, भाषा शिक्षण के लिए यह सबसे उत्तम भाषा है। ठीक है, कौन? मातृभाषा। बच्चे को सिखाने की बात आ रही है, किसी भाषा का प्रयोग करना है तो सबसे पहले उसकी मातृभाषा का प्रयोग किया जाए, तो यही सबसे अच्छा है। मौखिक भाषा कौशलस्य, मौखिक भाषा कौशलस्य विकासार्थम निम्नलिखितेषु कः प्रयोग सर्वाधिक उपयोगी भविष्यति। मौखिक भाषा का विकास करना है, बच्चे के मौखिक भाषा कौशल का विकास करना है तो सबसे अच्छा है नाट्य। बच्चा जिसमें सहभागिता लेगा, बच्चा जिसमें स्वतंत्र रूप से सहभागिता करेगा, बच्चा स्वतंत्र रूप से जिसमें सहभागी होगा वही क्या होगा? मातृभाषा होगा, वही क्या होगा? उसके भाषण कौशल का विकास करेगा। तो इसमें बाकी और देखने की जरूरत है ही नहीं, उत्तर आपका सामने है। जिसमें स्वतः वह अपना कार्य करेगा। चलिए चलते हैं अगले नाम चॉम्स्की की बात आ गई तो नाम चॉम्स्की से देख लीजिए, इसमें सबसे ज़्यादा इन्होंने क्या कहा था? भाषा अर्जन पर ध्यान दिया था। अर्जन पर इन्होंने कहा था साहजिक, साहजिक, साहजिक सांस्कृतिक, साहजिक सांस्कृतिक, इसको समझिए। साहजिक वास्तविक, ये आ जाएगा आपका साहजिक रूप से, सहज रूप से, सहज, सहज या स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविक रूप से, स्वाभाविक रूप से भाषा का अर्जन करता है। LAD का विकास, LAD का विकास बच्चे में जन्मजात होता है। बच्चे में कब होता है? जन्मजात ही उसमें यह होता है। भाषा का अर्जन बच्चा किस विधि से करता है? तो समग्र रूपेण करता है, समग्र रूप से करता है। कैसे करता है? समग्र रूप से करता है। साहजिक भाषा होती है, साहजिक स्वाभाविक, साहजिक स्वाभाविक भाषा सिद्धांत किसने दिया? तो नाम चॉम्स्की ने दिया। बच्चा इसको कैसे सीखता है? तो अनुकरण करके सीखता है। लेकिन इनके मतानुसार बालक की सहजता, दक्षता जो होती है वह कौन सी होती है? तो अधिकरण होती है। ठीक है, अधिकरण, अधिग्रहण होती है। और अधिग्रहण, भाषा अधिग्रहण बच्चा कैसे करता है? तो अनुकरण करके करता है। तो इसमें उत्तर यह सही होगा। लेकिन इसको सीखता कैसे है? तब जाके आपका कौन होता? अनुकरण से होता है, अनुकरण करके सीखता, अपने परिवार से सीखता है। तो यही नाम चॉम्स्की ने कहा हुआ है। तो आइए सामाजिक विनिमय, सामाजिक विनिमय, सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया, सामाजिक, आपने वाइगोत्स्की, वाइगोत्स्की का नाम सुना हुआ है। वाइगोत्स्की ने भी भाषा सिद्धांत दिया था, लेकिन कौन सा भाषा सिद्धांत दिया है इन्होंने? इन्होंने तो दिया है सामाजिक सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक या सामाजिक विनिमय, सामाजिक सांस्कृतिक या सामाजिक विनिमय या सामाजिक वातावरणिक, सामाजिक वातावरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये आपके वाइगोत्स्की ने दिया था। ठीक है, तो ये आप सिद्धांत जानते रहिए। भाषा के सिद्धांतों को यही 2 वैज्ञानिक हैं जिन्होंने दिया था। चलिए इसके आगे चलते हैं। तो प्रथम कक्षाया कृते भाषाया पाठ्यपुस्तके प्रारंभे कविता कथा, पहले उन्होंने कविता कहा है, फिर उसके बाद उन्होंने अक्षरों पर लेख किया है। तो यहाँ पे देखिए 2 विधियाँ आ रही हैं, यहाँ पे 2 विधियाँ आ रही हैं। एक विधि आपकी आएगी ऊर्ध्वगामी, एक विधि कौन सी है? ऊर्ध्वगामी, और दूसरी विधि है अधोगामी। दूसरी विधि क्या है? अधोगामी विधि। तो इसमें से आप देखेंगे टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप का मतलब क्या है? तो इसमें से आपका ये जो ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी का क्या मतलब होता है? ऊर्ध्वगामी का मतलब होता है या कि वर्णों से साहित्य की ओर, वर्णों से, वर्णों या अक्षरों या शब्दों से किसकी तरफ? साहित्य की तरफ, यानी कि छोटे से बड़े की ओर। और इसमें क्या होता है? इसमें पहले आप साहित्य पढ़ लेंगे,
इसमें पहले साहित्य पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वर्णों की तरफ आएंगे, यानी कि शब्दों की तरफ आएंगे उसके। तो इसमें से दोनों में से अंतर क्या हुआ, तो दोनों में यही अंतर है कि सबसे पहले इसमें जो अधोगामी होता है, अब इसमें क्या कहा है, इसने कविता कहा, कविता यानी कि साहित्य की बात आई, तब जाके अक्षरों यानी कि वर्णों का उल्लेख किया गया है। इसमें कौन सा हो गया, तो अधोगामी हो गया, टॉप टू बॉटम की बात हो गई, टॉप टू डाउन की बात हो गई है। इसमें कौन सी बात हो गई, अधोगामी की बात। ऊर्ध्वगामी कब होता, जब वह पहले क्या करता, पहले वर्णों को बता देता, फिर साहित्य की तरफ चलता, फिर साहित्य यानी कि कविता की तरफ चलता, साहित्य यानी कि कविता की तरफ चलता, तब जाके उसका क्या होता, तब जाके उसका हो जाता ऊर्ध्वगामी। तो आपको आशा करते हैं समझ में आया होगा, और यह हमने पहले भी बता रखा है, हम तो आपकी रिवीजन क्लास के लिए आपके सामने उपस्थित हैं। तो इसमें से देखिए विकार, विकार में से आपको देखिए समझ में आ रहा होगा कि विकार, लेखन संबंधी विकार कैसे होता है, तो ग्राफ के द्वारा होता है, ग्राफिया के द्वारा। ये देखिए पठन संबंधी विकार किसके द्वारा, तो डिस्लेक्सिया के द्वारा। कैलकुलिया गणितीय संबंधी विकार, गणितीय संबंधी विकार, गणितीय संक्रियाओं का विकार। और डिस्फोरिया, डिस्फोरिया मैंने बताया था कि जेंडर में दिक्कत आ जाती है, जेंडर में प्रॉब्लम कब आती है, जब जैसे छात्र है, लक्षण छात्रा का दिखे, और छात्रा है तो लक्षण छात्र का दिखे, यही आपका डिस्फोरिया है। ठीक है, तो ये आपके किससे है, तो ये आपके अक्षमता से है, अधिगम अक्षमता से है। और यहीं पर आपका प्रश्न जो हो गया वो समाप्त हो गया दोस्तों। और आप बहुत कम समय बचा है, जिसमें आप क्या कीजिए, बहुत ज़्यादा रिवीजन कीजिए बस।